राजनगर में सबसे आलीशान कोठी सुशीला नाम की महिला की है। सुशीला जवान और बेहद खूबसूरत कंवारी महिला है। उसने अभी तक शादी नहीं की है। लोग तो पैसों के लिए व्यापार करते हैं, मगर ये सुशीला तो पैसों का ही व्यापार करती है। इसके पास बहुत पैसा है और ये लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देने का काम करती है। एक बार रामलखन नाम का एक आदमी उसके घर कर्ज लेने के लिए आता है और दरवाजा खुला देखकर सीधे अंदर घुसा चला आता है। अरे ओ सुशीला जी, कहाँ हो? थोड़ा कर्ज चाहिए था। रामलखन ये कहते हुए अंदर घुसाता है कि तभी अचानक फर्श पर फिसलकर औंधे मुंह जा गिरता है और देखता है कि फर्श पर ताज़ा ताज़ा गर्म खून बह रहा है। खून देखकर रामलखन की चीख निकल जाती है। खून खून, बचाओ बचाओ, खून खून। रामलखन के इस तरह से चीखने के साथ ही एक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रामलखन उसे आश्चर्य से देखते हुए कांपने लगता है। सुशीला जी, आप चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। तूने सही पहचाना, मैं चुड़ैल ही हूँ, पर मेरा असली रूप देखकर तूने अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ। जा, पर आज के बाद तू किसी भी काम का नहीं रहेगा, रामलखन। चुड़ैल जैसे ही हंसती है, ठीक वैसे फर्श से खून गायब हो जाता है और रामलखन वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ भाग लेता है। पर फिर कुछ ही दूर जाकर किसी से टकराकर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और ऊपर देखता है तो फिर से चीख उठता है। तुम मुझे बख्श दो। मैं कभी भूल कर तुम्हारे घर के अंदर नहीं घुसूंगा। मुझे माफ कर दो। हाँ, पैसा नहीं लेगा क्या? नहीं, मुझे जाने दो, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। तो जा भाग, जा अपने घर तक। बीच रास्ते में कहीं मत रुकना, वरना मुझसे नहीं बच पाएगा। उसके बाद तो रामलखन सिर पर पैर रखकर भाग जाता है और फिर घर जाकर ही सांस लेता है, मगर वहाँ पहुँचते ही उसके हाथों और जबान को पूरी तरह से लकवा मार जाता है। न बोल पाता है और न हाथों की उंगलियों तक को हिला पाता है। इस तरह रामलखन चलता फिरता बुत बनकर रह जाता है। घर वाले उसकी यह हालत देखकर रोने चिल्लाने लगते हैं। हे भगवान, इन्हें ये क्या हुआ? जबान खुल रही है और न हाथ चल रहे हैं। ये क्या हो गया इन्हें? रामलखन की हालत देखकर उसकी पत्नी विलाप कर रही होती है कि तभी सुशीला की कार उनके घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से सुशीला उतरकर घर के अंदर जाती है। सुशीला को देखते ही रामलखन का सारा शरीर कांपने लगता है। अरे क्या हुआ चाची, इस तरह रो क्यों रही हो? देखो देखो न, इनको क्या हो गया है? न तो बोल पा रहे हैं और न ही हाथों को उठा पा रहे हैं। लगता है चाचा जी को लकवा मार गया है, पर कैसे? ये तो भगवान ही जाने। कांप तो अभी भी ऐसे रहे हैं जैसे किसी भूत प्रेत या चुड़ैल को देख लिया हो। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। चाची ये लो, कुछ पैसा रख लो और इनका इलाज कराओ। उस दिन के बाद गांव में रामलखन जैसे अपाहिज लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। जो भी सुशीला का असली रूप देख लेता है, उसका वो ऐसा ही हाल कर देती है और फिर घर वालों को इलाज के नाम पर कुछ पैसे थमा देती है ताकि कोई उस पर शक न करे। इसके साथ ही सुशीला के मन में पैसों का लालच भी बढ़ता जाता है। उसके घर में नोटों के ढेर लगे होने के बावजूद वो नोटों के लिए तड़पती रहती है। नोट ही नोट, नए नए करारे करारे नोट। मैं पैसे वाली चुड़ैल। मैं पैसे वाली चुड़ैल। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुशीला यानी पैसे वाली चुड़ैल घर में पैसा जमा करने में लगी रहती है। साथ ही गांव में उसके कारण अपाहिज लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। लोग इसे कुदरत का प्रकोप या किसी रहस्यमय बीमारी का असर समझकर घबरा जाते हैं और फिर इसके समाधान की बात सोचकर गांव के सरपंच से मिलने जाते हैं। भाई, है तो गंभीर समस्या। ऐसा ही रहा तो ये बीमारी सारे गांव को ही अपाहिज बना देगी। सरपंच जी, इसका तो कोई ना कोई समाधान करना ही पड़ेगा। किसी डॉक्टर को गांव में बुलाकर इन सब लोगों को दिखाना चाहिए। मेरा भांजा अविनाश बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैं आज ही उसे फोन कर देता हूँ, कल तक वो गांव पहुँच जाएगा। फिर गांव वालों की सलाह लेकर सरपंच अपने भांजे अविनाश को फोन करके गांव में बुला लेते हैं। अविनाश के गांव में आने की खबर पाते ही सुशीला सावधान हो जाती है और उसे ही अपना निशाना बनाने का फैसला करती है। फिर जैसे ही रात होती है तो अविनाश के कमरे में कहर बरपने लगता है। खिड़की अपने आप खुल जाती है और बिजली गुल हो जाती है। इसके साथ चुड़ैल उसे आवाज देते हुए कहती है,
डॉक्टर बाबू, ओ डॉक्टर बाबू, जरा अपने आसपास तो देखो। ये आवाज सुनकर जैसे ही अविनाश जागता है तो दंग ही रह जाता है। खिड़की खुली थी और उसमें से ढेरों जुगनू अंदर घुसे आ रहे थे। ये सब देखकर अविनाश घबरा जाता है और चीखते हुए अपने मामा को आवाज देता है। मामा, ये क्या हो रहा है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, जल्दी आओ। अभी अविनाश चीख कर अपने मामा को बुला ही रहा होता है कि तभी बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और चुड़ैल आ जाती है। तू क्यों आया डॉक्टर? अब तू भी अपाहिज हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं कल ही गांव छोड़कर वापस लौट जाऊंगा। नहीं जाएगा अब तू भी यहीं रहेगा। इसके बाद चुड़ैल अविनाश को खूब तड़पाती है और उसे भी अपाहिज बनाकर लौट जाती है। सुबह अविनाश को इस हालत में देखकर सरपंच और गांव वाले दुविधा में पड़ जाते हैं और उसकी हालत के बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी सुशीला भी वहाँ आ जाती है। अरे सरपंच जी, क्या हुआ आपके भांजे को? ये तो लोगों का इलाज करने आया था, खुद ही मरीज बन बैठा। क्या करें सुशीला जी, ना जाने गांव में कौन सी बला घुस आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो समझ में ना आए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अच्छा मैं चलती हूँ, इन डॉक्टर का ख्याल रखना। सुशीला की इस तरह की बातें सुनकर सरपंच को उस पर शक हो जाता है और फिर सरपंच कुछ गांव वालों को लेकर रात होते ही उसकी कोठी में घुस जाता है और देखता है कि सुशीला सचमुच ही चुड़ैल है और अपनी कोठी में उसने नोटों के ढेर जमा कर रखे हैं। जब सरपंच उसके घर में घुसता है तब वो चुड़ैल का रूप लेकर नोटों से खेल रही होती है, मगर उन्हें देखते ही क्रोध में भर जाती है और उन्हें भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। अब तो तेरी असलियत सामने आ गई, पैसों वाली चुड़ैल। अब क्या कहोगी? मैं तुम्हें भी अपाहिज बना दूंगी। ये कहकर जैसे ही वो सरपंच पर अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करती है, मगर सरपंच का बाल भी बांका नहीं कर पाती, उल्टे खुद सरपंच से डर कर पीछे हट जाती है। तेरी पवित्र और दयालु आत्मा पर मेरा बस नहीं चल रहा, पीछे हट जा, नहीं तो भस्म हो जाऊंगी मैं जलकर। ये कहते हुए चुड़ैल पीछे हट जाती है, मगर फिर भी सरपंच उसी की तरफ बढ़ता जाता है और जैसे ही उसके निकट पहुंचने को होता है तो आसमान से कोई तारे जैसी चीज बिजली की तरह टूटकर सीधे चुड़ैल पर पड़ जाती है और चुड़ैल उसमें जलकर भस्म हो जाती है। उसके भस्म होने के साथ ही सभी अपाहिज लोग पहले जैसे सेहतमंद हो जाते हैं। हिमाचल की तैयारियों में एक गांव बसा था जिसमें बरसों से कोई विवाह नहीं होता था, इसलिए वहाँ की आबादी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर थी। बहुत से लोग गांव से शहर में पलायन कर गए थे। गांव में सिर्फ कुछ ही परिवार रह गए थे। गलती से इक्का दुक्का कोई सैलानी वहां घूमने पहुंच जाता तो वहां की खूबसूरत वादियों को देखकर हैरान हो जाता। एक बार अजय अपनी पत्नी मोहिनी के साथ कहीं जा रहा था, तब तक उस घाटी वाली सड़क पर ही गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी यहीं छोड़कर आगे चलकर देखें, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। बहुत देर तक भटकने के बाद उन्हें एक घर दिखाई पड़ा। इस गांव की खूबसूरती और हरियाली देखते ही बनती है, दिल खुश हो गया। पर पूरे गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? गांव में लोग ही नहीं हैं, इसलिए पर्यावरण भी बिल्कुल शुद्ध है। चारों तरफ प्रकृति की छटा बिखरी हुई है। बहुत देर तक भटकने के बाद उन्हें एक घर दिखाई पड़ा। जब वो उस टूटे फूटे घर में गए तो देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 90 साल रही होगी, चारपाई पर बैठे थे। कौन हो बेटा? मेरे पास आओ। कितने सालों से किसी इंसान के दर्शन नहीं हुए। बाबा, आप इस घाटी के बारे में कुछ जानते हैं? ना यहाँ कोई इंसान दिखाई पड़ रहा है और ना ही कोई जानवर। तुम यहाँ कैसे आए? मेरा नाम अजय है, इधर से निकल रहा था, अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैंने सोचा कुछ खाने पीने की जगह हो तो कुछ खा पीकर फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। जाओ देखो, घड़े में पानी होगा और कुछ रोटियां भी होंगी, वही खा लो। यहाँ तुम्हें बाहर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अजय और मोहिनी दोनों खा पीकर बैठ गए। तब बहुत समय पहले ये घाटी भी अन्य घाटियों की तरह इंसानों और जानवरों से आबाद थी। चारों तरफ खुशहाली थी। लोग खेती के अलावा अपना अपना व्यवसाय भी करते थे। एक बार एक मछुआरा पास की नदी में मछली पकड़ने आया। वहां नदी के किनारे एक खूबसूरत मछली तड़प रही थी।
उसने जैसे ही मछली को हाथ लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो मछली एक लड़की की आवाज में बोली, मुझे तभी हाथ लगाना जब मुझसे शादी कर सको। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर शादी कर भी लिया तो खिलाऊंगा क्या? साधारण मछली ही तो है, शादी कर भी लूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। यही सोचकर उसने मछली को उठा लिया। उसे उठाते ही वो एक खूबसूरत मत्स्य कन्या में बदल गई। ये देखकर वो हड़बड़ा गया और तो मछली से लड़की कैसे बन गई? पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, जिसका परिणाम तुम्हारे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात तो सुनो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, वहाँ गांव की पंचायत ही ये निर्णय ले सकती है कि मैं दूसरा विवाह कर सकता हूँ या नहीं। तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया, जबकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शादी करनी है तभी हाथ लगाना। तुम अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। इतना सुनते ही अचानक वो मत्स्य कन्या एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। इस झूठे गांव में अब से कोई विवाह नहीं होगा, ये घाटी बर्बाद हो जाएगी। चुड़ैल के ये कहते ही अचानक बिजली चमकी और वो आकाश में उड़ गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। उपाय तो है पर बहुत कठिन है। क्या उपाय बताया था उसने? उसके लिए किसी को घने जंगलों में जाकर वहां बने एक जलाशय में रहने वाली सभी मछलियों को पूरे 1 साल तक आटे की गोलियां खिलानी होंगी। 1 साल पूरे होने पर वही चुड़ैल आएगी, तभी इस घाटी को शाप मुक्त कर पाएगी। कभी किसी ने कोशिश नहीं की? हर साल इस घाटी से कोई न कोई वहां जाता है, पर 1 साल पूरा होने से पहले ही लौट आता है। इस बार एक महात्मा जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आप सबको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि मैं इस गांव को शाप मुक्त करवाकर ही छोड़ूंगा। उस बात को भी 1 साल हो गया है, उनका समय भी पूरा हो गया है। देखो, ईश्वर ने चाहा तो हमारा गांव भी पहले की तरह ही फिर से गुलजार हो जाएगा। अभी लोग वहाँ बैठे ही थे। ऐसा लगा जैसे बहुत से लोगों की आवाज आ रही है। अजय बाहर गया तो देखा एक महात्मा जी रथ पर बैठकर आ रहे थे और उनके पीछे पीछे पूरी भीड़ थी। सब लोग महात्मा जी की जय जयकार का नारा लगा रहे थे, जो कि आस पड़ोस की घाटी वाले लोग थे। मुझे भी सहारा देकर बाहर तक ले चलो। आज लगता है हमारी घाटी उस चुड़ैल मत्स्य कन्या के श्राप से मुक्त हो गई है। अजय सहारा देकर उन्हें बाहर तक ले आया। महात्मा जी जब आए तो सबने उनके चरणों में गिरकर बहुत बहुत धन्यवाद किया। गांव में मुश्किल से 15 लोग रहते थे। उनके लिए बड़े सौभाग्य का दिन था। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। हमारा सौभाग्य कि मैं और मेरी पत्नी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। कुछ महीनों बाद अजय दोबारा उस घाटी वाले गांव में गया तो वहाँ जो लोग बरसों से बाहर चले गए थे वो भी अपने गांव वापस आ गए थे।